मुझे याद आता है एक सिचुएशन दी थी कि एक नारी उदास होकर खड़ी है। इस नारी को देखकर अलग अलग लोगों से कहा गया कविताएं बनाइए। हरियाणा के भी कवि को कहा गया तो हरियाणा के कवि ने कहा कि ए क्या कर रही है, छत तक कूद है पर पहली मंजिल पे तक क्यों कूद है, चौथी पे जाके कूद, बेरो तो पट्टा के कूद दी थी। और वीर रस के कवि को मध्य प्रदेश से कहा गया श्याम नारायण पांडे को, वो क्या कहता है, अरे अखंड खंडनी वीरता विमंडनी अखंड खंड चाल से, तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो शत्रु पर मगर गिरो। और काका हथरसी क्या बोले, गोरी बैठी छत पे कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार, भली करे करतार न दे दे कोई धक्का, ऊपर मोटी नार के नीचे पतले कक्का, कह काका कवि राय अरी मत आगे बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। वो काका हाथरसी उस हाथरस की जमीन से आए जिनका नाम भी कमाल है, उत्तर प्रदेश के नाम हरियाणा का रख लिया। हरियाणा का ही प्रतीक है लठ, पर यह लटूरी लठ जो आता है कहां से, हाथरस से आता है। और हरियाणा की लठ भूमि पर लठ बजाने मैं चाहता हूं जरा जोरदार तालियों से इस हास्य रस के कवि को आमंत्रित कीजिए, लटूरी लठ। प्रणाम करता हूं आप सबको। आदरणीय बत्रा साहब, मेरा हाथरस से दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। किससे? मैं टूंडला से आता हूं, टूंडला। अच्छा। अरे एक बार मेरे शहर के नाम पे हंसलो, टूंडला। हाँ, मुझे देखकर लगा भी यही था कि आप टूंडला से हो सकते हैं। मेरे जैसे आइटम टूंडला में ही प्रकट होते हैं। बस आप हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, फोटो खींच ले भैया। रामलीला पर रावण दहन के काम आएगा। जब से ये डिजिटल फोटोग्राफी शुरू हुई है मैं बहुत भयभीत रहता हूँ। डिजिटल फोटोग्राफी में होता क्या है, कई बार ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लठ और नीचे नीचे आलिया भट्ट। तो एक बार आप ताली वाली बजा दो। मुझे देख करके ऐसे शांत हो गए हो जैसे मुझे ही श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, आपके दांत मुझे दिखाई देते रहेंगे, तो मैं ऐसा महसूस करता रहूँगा जैसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हूँ। आप लोगों के दांत मेरे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का काम कर रहे हैं। हंसने का सौभाग्य भगवान ने केवल आदमी को दिया है। किसी पशु को आपने कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये बात अलग है कि अगर कोई हंसने की बात हो और उसे सुनकर कोई पशु, कोई जानवर हंसने की कोशिश कर रहा हो, तो समझ लो कि उसमें आदमी होने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। और वहीं हंसने की बात हो और आदमी होकर हंस नहीं रहा हो, तो समझ लो वो अग्रवाल समाज का नहीं है। जब तक मैं आपके समक्ष हूं, छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने पड़ोसी की तरफ जरूर देखते रहें कि वो क्या कर रहा है। अगर हंस रहा है तो समझ लेना किसी आदमी के बगल में ही बैठे हो, वरना आदमी में कब चिन्ह में आनंद प्रवेश कर जाए पता ही नहीं चलता। बस आप आनंद लेते रहिएगा, मस्ती लेते रहिएगा। हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें सुनकर के हमको हंसने का मन करता है जी। अभी 370-35A का खात्मा कर दिया। मैंने उसमें भी हास्य ढूंढने का प्रयास किया जी अनिल भैया। था का आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करना। 5 अगस्त को 370-35 हटी। पूरे देश में खुशी, जेलों में लड्डू बट रहे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि जेलों में इतनी खुशी काहे को है। आसाराम लड्डू बंटवारे, राम रहीम लड्डू बंटवारे, रामपाल बाबा तक लड्डू बंटवारे। पत्रकारों ने पूछा, भाई तुम काहे को खुश हो?
आजीवन कारावास हो गया है। आसाराम बोले 370 खत्म हो गई ना। 71, 72, 73, 74, 75, 76 को खत्म होने में कितना समय लगेगा? और मोदी है तो मुमकिन है। ताली थोड़ी सी कम आई दोस्तों। मैं वीर रस का कवि नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा। ये कलंक था जो 70 साल बाद ही सही, लेकिन हट गया। हंसने के लिए सर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। वो भाई साहब मेरी तरफ बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। फेस टू फेस हो रहा है। साड़ू भाई का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक। आदमी के सर पर केवल, बहुत प्रचलित है, आदमी के सर पर भाई साहब केवल 2 ही महिलाएं हाथ फिरा सकती हैं, या तो मां फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। आनंद लो, मस्ती लो। अब अपना 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 सौभाग्य है भाई साहब। ईमानदारी से बता रहा हूं, आप पता नहीं कैसे हो गए, लेकिन अनिल भैया सुनना, एक आनंद का घटनाक्रम सुनाता हूं आपको। बचपन में ये तमाम नौजवान बैठे हुए हैं, जब हम 6वीं 7वीं में या हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे होते हैं, 10+2 में या 10th में, तो हमारे सपने होते हैं। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई सोचता है कि मैं अध्यापक बन जाऊंगा, कोई सोचता है मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा, कोई सोचता है मैं IAS बन जाऊंगा। मैं भी जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं किसी गंजे को देखता था तो मेरे मुंह में पानी आता था, और मन ही मन सोचता था आखिर मैं गंजा कब बनूंगा। ये मेरे बाल मन की भोलेपन की इच्छा थी, भगवान ने जल्दी पूरी कर दी। ईमानदारी से भाई साहब भरी जवानी में गंजा हो गया, और तो और मैं शादी से पहले भी गंजाई था। शादी वाले आते, कई बार तो दादाजी से पिताजी से बातचीत होती। ठाका आप तक पहुंचाना चाहता हूं, दादाजी से पिताजी से अक्सर बात होती, लेकिन कई बार शादी वाले मेरे ही सामने आ जाते, हाथ जोड़कर पूछते लड़का कहां है। मेरी हालत खराब होती थी। भाई साहब आप आनंद ले रहे हो, उस समय मेरे कलेजे पे हाथ रख के देखते हैं आप क्या बीतती होगी। भाई साहब उस लड़के पर क्या बीतती होगी आप एहसास करके देखिएगा, बहुत बुरा लगता था। एक दिन एक लड़की भाई ले आए, सीधे पिताजी से ही मुकाबला हुआ। पिताजी गांव के सीधे रहने वाले हैं, सच्चे आदमी हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, भाई देखो शादी तो आप कर रहे हो अपनी लड़की की, लेकिन हमारा लड़का सर से गंजा है। लड़की वालों ने भी हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी कोई बात नहीं है, आपका लड़का सर से गंजा है, हमारी लड़की दिमाग से गंजी है। तो बात बहन जी बन गई। वो दस्तूर वस्तूर के पैसे वैसे दिए जाते हैं, दे दिए गए, और फिर लगन आने का समय तय हो गया। लगन आ गई, मुझे दूल्हा बना करके चौकी पे बिठा दिया गया। इधर लड़की वाले बैठे, उधर लड़के वाले बैठे, इधर घर की महिलाएं ढोलक वोलक लेके बैठी मांगलिक गीत गाने के लिए, लेकिन ढोलक की तो आवाज़ आ रही। अब भाई साहब केवल ठाके की खोज तक ढोलक की आवाज़ आ रही, लेकिन कोई गीत नहीं गा रही महिला, क्योंकि उस समय जो गीत गाया जाता है अब सुनाई में नहीं देता, क्योंकि अब तो मैरिज होमों में चाई माई होती है, शादियां कहाँ होती हैं, लगने कहाँ आती हैं। उस समय मांगलिक गीत गाया जाता, महिलाएं गाती थीं। मैंने पिछले दिनों अपनी पत्नी से पूछा कि वो कौन सा मांगलिक गीत गाया जाता है।
तो कहने लगी तुम्हारी मम्मी को पूछ के बताती हूँ। बहनों, अपने संस्कार की बातें हम भूलते चले जा रहे हैं, उन मांगलिक गीतों को भूलते चले जा रहे हैं। वो गीत हुआ करता था, रघुनंदन फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे। ताली वाली बजाओ, कहाँ गीत सुनने का मेरा। रघुनंदन फूले न समाए लगन आई। और ये गीत की आवाज नहीं आए, क्योंकि रघुनंदन श्री राम को कहते थे और श्री राम गंजा थे ही नहीं, तो महिलाएं उस गीत को गाए ही नहीं। फिर एक कवित्री टाइप महिला थी, गौरी मिश्रा टाइप नहीं थी, इसकी तो कम उम्र है, तन्हा जी टाइप थी। उसने बात को बनाया और ठाकों की यात्रा हो जाए। भाई साहब सुनना, स्वागत स्वागत, सुन रहा बढ़िया। आपका भी मामला बिल्कुल उजड़ा हुआ है। हाँ। क्या गीत हुआ भाई साहब। अपने गंजू फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, सरगंजे के जुल्फे सोहे। असंभव अलंकार, हो ही नहीं सकता ऐसा। सरगंजे के जुल्फे सोए और जुओं की भरमार। गंजे के सर में जुएं पड़ ही नहीं सकते, असंभव। लेकिन अगर किसी गंजे के सर पर जू घूम रही हो और उसके बगल में कोई लंबा काला बाल हो, तो फिर उसको जू नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो गंजे का चरित्र प्रमाण पत्र है। आनंद लो, तालियां आ जानी चाहिए थी यहाँ पर। सिरगंज, मनमोहन जी सुनना, सिरगंज के जुल्फे सोहे जुओं की भरमार, भाभी जी ने हंस कर दिया कंगे का उपहार, लॉटरी लगी गंजे की अपने गंजू फूले न समा। और लगन आ गई साहब, शादी की तैयारी शुरू, निकासी विकासी शुरू हो गई। पहले बारातें जाया करती थी, घोड़ी पे बैठाल के दूल्हा जाता था, बहुत आनंद होता था। बारात पहुंच जाती थी जहां शादी होती थी, पूरा गांव देखने आता था। फिर चर्चा होती थी कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़की के मेल का है, सुंदर है। पूरा गांव आओ भगत करता था। लेकिन साहब, अब गांवों में क्या, शहरों में हम एक दूसरे के रिश्तेदार को रिश्तेदार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी संस्कृति का जो चरण है, उसमें से हाथ से निकालने की कोशिश है। लेकिन मेरी हालत को देख करके पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, लड़का गंजा है। मेरी साली को लोग चिढ़ा रहे, लड़का गंजा है, तेरा जीजा गंजा है। लेकिन नकारात्मकता में से सकारात्मकता कैसे की जा सकती है, इस पर एक टिप्पणी करता हूं। मेरी साली ने कहा लड़का गंजा नहीं है, हमारे जीजा गंजा नहीं है, पैसे वाले हैं। सर, हम यही मानते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है उनके सर के बाल उड़ जाते हैं। हमारे जीजा बहुत विद्वान हैं, दिमाग से काम लेते हैं। काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर हो जाए चाम। काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर हो जाए चाम। बंजर हो जाए चाम, बुद्धि पर जोर लगाते, इसीलिए मर्दों के सर अक्सर गंजे हो जाते। और महिलाएं दिन भर गप लड़ाती हैं, मुंह से ज्यादा काम लेती हैं, इसीलिए इनकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकल पाती। मेरी सासू माँ ने मेरे ससुर साहब को धमकाया, कितनी सुंदर लड़की है मेरी, ये कुंवर मिला था तुमको, पूरे मोहल्ले में थू थू हो गई है।
इतनी सुंदर लड़की के लिए गंजा लड़का ढूंढा है, पूरा मोहल्ला थूक रहा है, रिश्तेदार थूक रहे हैं। अब आनंद लेना सर टिप्पणी का। ससुर साहब ने कहा, बावली तुझे इतना भी नहीं पता है, बिना हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल चलाओ तो पुलिस चालान कर देती है। हमारा दामाद तो डायरेक्ट हेलमेट लगा करके आया। हेलमेट में है दामाद, तू इसको गंजा समझ ही क्यों रही है। फिर मेरी पत्नी जिस लड़की की शादी होती है वो जरूर उस लड़के को देखती है जिसके साथ उसकी शादी होनी होती है। तो मेरी घरवाली भी देखते ढूंढते ढांढते में जहाँ सारी बारात रुकी हुई थी वहाँ आई और ढूंढते ढांढते सहेलियों को साथ लेकर के जैसे ही मेरे पास तक आई, आते ही उसने मेरे पैर छुए। पिताजी नमस्ते। बेड़ा गर्क हो गया। आनंद लेना, पिताजी नमस्ते। मैं तो पान ग्रहण के लिए गया था और चांद ग्रहण हो गया। चांद ग्रहण हो गया। फिर बड़ी मासूमियत से पूछा, वो कहाँ है? मैंने की, कौन? वही जिनसे हमारी शादी होनी है। मैं ही तो हूं। ईमानदारी से भाई साहब बचे हुए उसने उड़ा दी है। अब टिप्पणी करना चाहता हूं, आनंद लेना। गलत कहते हैं लोग, गलत कहते हैं लोग, हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। यह बात बिल्कुल गलत है। अगर महिला का हाथ होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? सबसे अधिक ठाका तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं। और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरी बार भी बने हैं। इससे सिद्ध होता है कि हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। हाँ, अब मैं आपका ध्यान जो है रक्षा मंत्री की तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता हूं। हर सफल आदमी के पीछे। क्यों भाई, टाइम से देख के आते हो? नहीं, हाँ जी बिल्कुल जी। कि माला लायक कायम हो जाता है तब पहनाने आते हो। पहना दो, ये एक माला और पहना दी। बकरे को काटने से पहले ऐसा ही सजाया जाता है। एक कविता सुना दी। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कविता सुना दो। अब तक क्या कर रहा, नाच रहा था क्या? मैं बहुत मुश्किल से पंच निकाले, इतना आसान नहीं है। तुम कब से गंजे हो पता है आपको? कहाँ इस पर सोच पाए आप? इससे पहले सोचा, सुना था कैसी से? नहीं सुना था तो तालियां बजाओ इनके लिए एक बार। चलिए सुना दीजिए। कविता तो सुनो, दो पंक्तियों में कह देता हूं। और जब किसी सफल आदमी के पीछे दो गंजों का हाथ होता है, जो केवल पीओके पे बात करना चाहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब किसी सफल आदमी के पीछे, तालियां भाई साहब, चाय को फेंक देना जब मैंने नंबर टिप्पणी करना चाहता हूं। जब किसी सफल आदमी के पीछे दो गंजों का हाथ होता है, और दोस्तों जब जब इतिहास में, राजनीति में ये घटनाएं घटती हैं, तब कश्मीर से 370 और 35 ये जैसी धाराएं हटती हैं। वाह, मैं तो मस्ती का व्यक्ति हूं सर, गांव से आता हूं। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं हम किसान लोग। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। सुनना सर, बहुत अच्छा। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। वाह। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं तो फास्ट फूड लेते हैं। सत्तू, फास्ट फूड को सारे संसार को देने वाले हम। सत्तू हमारे यहाँ फास्ट फूड था। श्रद्धा से मिले नहीं तो फास्ट फूड लेते हैं। गंगा नहाने हरिद्वार काशी जाएं, बिना उस तरह के ठाके के लिए तैयार रहना, बिना उस तरह के वहां पंडे मूड लेते हैं। और अजनबी शहर में छोरा की बारात जाए, पीने वाले वहां जाकर के ठेका ढूंढ लेते हैं।
पीने वाले वहां जाकर भी ठेके ढूंढ लेते हैं। भगवान अग्रसेन के दरबार में हैं हम। मैं 4 पंक्तियां अपना धर्म निर्वाह करता हूं भगवान अग्रसेन के चरणों में। आप इतनी मेहनत करके, इतना श्रम करके अपने समाज को इकट्ठा करते हैं, इतना भव्य आयोजन करते हैं। मैं 4 पंक्तियां उस प्रथम समाजवादी भगवान अग्रसेन के नाम अर्पित करना चाहता हूं। जिस दिन जन्मदिन था उस दिन मां सरस्वती ने मेरी झोली में डाली, मैं आपकी झोली में डाल देता हूं। भारत माता के मस्तक पर अग्रसेन तो चंदन है जी। जीना हमें सिखाने वाले, 1 ईंट और 1 रुपया का चलन जिसने शुरू किया, जो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, तब ये पंक्तियां उनके चरणों में अर्पित करके मैं गौरवान्वित होता हूं। भारत माता के मस्तक पर अग्रसेन तो चंदन है, जीना हमें सिखाने वाले देवदूत का वंदन है। हे वल्लभ के राज दुलारे, समाजवाद के निर्माता, तेरे पावन जन्म दिवस पर कोट कोट अभिनंदन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तेरे पावन जन्म दिवस पर कोट कोट अभिनंदन है। भली भांति हम जानते सारे रीत रिवाज, शांति कपोत उड़ेंगे कहां पर। ये समर्पित करता हूं अग्रबंधुओं को, जो उनके 18 गोत्र हैं, उनके नाम समर्पित करता हूं। भली भांति हम जानते सारे रीत रिवाज, शांति कपोत उड़ेंगे कहां पर, कहां गुरु के बाज। युद्ध चाहने वालों से हम युद्ध किया करते हैं, हमने ही जग को दिए अग्रसेन महाराज। वाह वाह, ताली बजा दो, इतनी कम तालियों में मैं पढ़ता नहीं हूं सर। हमने ही जग को दिए अग्रसेन महाराज। मैं क्योंकि मुझे समय की बंदिश में हूं सर, मैं इसलिए एक कविता सुना देता हूं, उस विषय पर कविता सुना देता हूं आपको जिस विषय पर आपने आज तक कविता नहीं सुनी होगी। भले ही आप बहुत कवि सम्मेलन कराते हो, बड़े बड़े कवि सम्मेलन कराते हो, बड़े बड़े कवियों को बुलाते हो, इस विषय पर कोई कविता नहीं लिख पाया। भले ही आपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ लिए हों, इस विषय पर कविता नहीं पढ़ी होगी। मैंने लिखी है। तमाम रिश्तों पर आपने कविताएं सुनी है, बेटी पर, मां पर, पिता पर, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिस पर किसी ने लिखा नहीं, फूफा। सुनिए क्या था, जोरदार ताली बजा कर बताओ, फूफा पर कविता कहां सुनी है? मैं सर मनमोहन जी में बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। आदरणीय जितेंद्र भैया कहाँ हैं? वकील साहब, हाँ मैं हाजिरी ले रहा हूँ, लिफाफा यहीं फंसा हुआ है। हाँ मुझे मालूम है जितेंद्र भैया पर ही फंसा हुआ है। तो सर सुनना, मैं फूफा पे कविता सुनाता हूँ। मैंने फूफा पे कविता क्यों लिखी भाई साहब सुनना। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आखिन में आंसू ले आए, भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर फूफा जी के ऊपर हम नहीं 4 आंक लिख पाए। इतने बड़े कवि है कि फूफा जी पे 4 अक्षर नहीं लिख पाए और मैंने कविता लिखी है। तो बड़ा कवि कौन? फूफा वाला। तो ताली बजाओ एक बार, मैं बड़ा कवि समझ करके। अच्छा, जब हम किसी विषय पर कविता लिखते हैं, तमाम विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जब किसी विषय पर कविता लिखते हैं तो हमें उसका अध्ययन करना पड़ता है। मैंने फूफा का अध्ययन किया मनमोहन भाई साहब, लेकिन फूफा तो बड़ा शांति का प्रतीक रिश्ता निकला। कैसे कलम उस पर चलाई जाए, क्योंकि शादी ब्याह में जितने झगड़े बहनजी होते हैं सब दूल्हे का जीजा करवाता है। फूफा तो आकर के शांत कराता है, बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाएगा, शादी हो जाने दे बेटे, शादी हो जाने दे। और भाई फूफा शांति कराता है। अच्छा, मैं एक ऐतिहासिक जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले फूफा की आवश्यकता किसको हुई? फूफा की सबसे पहले आवश्यकता हुई चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। सबसे पहले फूफा की। मैं वो बुंदेलखंड के कवि की 2 पंक्तियां सुनाना चाहता। धन्नो नयो करन नहीं दे रहे और रुपया घरे धरन नहीं दे रहे।
धन्ना नहीं, 5 साल की मैं उपलब्धि के एक ठाका आपको सौंपता हूँ, फिर शुरू हो जाऊंगा, फूफा को सुनाता हूँ आपको। धन्ना नयो करन नहीं दे रहे, धन्ना नयो करन नहीं दे रहे, और रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। अगली पंक्तियों में ठाके को रोक के दिखाना, रोक के दिखाना। धन्ना नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, और शौचालय में पानी नहीं है, और बाहर हमें करन नहीं दे रहे। शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करंट नहीं दे रहे, हालत खराब करते। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घर जरन नहीं दे रहे, और जियो की सिम हाथ हाथ में, जियो 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 की सिम हाथ हाथ में, और फिर हमें जीवन नहीं दे रहे। और जबरन जीवन बीमा कर दो, और मान लिया लेके भाग दो। इधर से तालियां कमाएंगे आप, बीजेपी के नेता तो ना लग रहे आप। वक्र दृष्टि किस तरह पहुंच सकती है, आनंद लेना सर। जबरन जीवन बीमा कर दो, अब ढंगते हमें मरण नहीं दे रहे। शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करंट नहीं दे रहे। हालत खराब है। मैं देखो, मैं राजनीति की बातें करता ही नहीं हूं। ताली बजाओ जोरदार, मैं फूफा की कविता सुना रहा हूं। संस्कारों में से हास्य निकालने की कोशिश करता हूं मैं। बने फिरते हैं लोग हास्य के कभी। लोग व्यंग के माध्यम से हंसाने की कोशिशें करते हैं आपको। मैं शुद्ध हास्य रस की कविता आपको सुनाना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजा करके मुझे सूचित करो। मैंने पेट पे कविता लिखी है, और पेट के लिए लिखी है जी सर। जी सर, सुनाइए सर। जे पेट के मामले में साड़ू हैं। लटूरी जी, समय सुना सर। अच्छा, फूफा जी की सबसे पहले आवश्यकता किसको हुई? चक्रवर्ती सम्राट अशोक को, कलिंग युद्ध के बाद। बहनी सुनना, तर्क देना। हाँ, मैं कब ढंग की बात कर जाऊं मुझे खुद पता नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हर कवि को ध्यान से सुनना चाहिए। कवि की कोई बात कब सिद्ध होगी ये पता नहीं रहता। तुलसीदास की 600 साल पहले जो बात थी वो आज आकर के सिद्ध हुई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। तुलसीदास जी जानते थे कि आदमी की पहचान कलयुग में आधार कार्ड से होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, आधार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा आदमी के पास। और कई बार क्या होता है कि बहुत पहले कोई बात कह दी जाए, आज आकर के सिद्ध हो जाए, आज आकर के वो बेकार हो जाए, खत्म हो जाए, उस बात का महत्व खत्म हो जाए। 5600 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि ये अर्जुन, नैन छिद्दंत शस्त्राण नैन दहति पावक नैन किलेदंत तापो न सोचेत मारुत है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरता है, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन जिस दिन नोट बंद हुए थे, शरीर जिंदा थे, आत्मा मरणासन अवस्था में धीरे धीरे बैंक की तरफ प्रस्थान कर रही थे। ताली बजा दो आप। सबसे पहले फूफा जी की आवश्यकता हुई कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। भीषणतम रक्तपात हुआ था, लाखों महिलाएं विधवा हुई थी, करोड़ों बच्चे अनाथ हुए थे, आत्महत्या करने की सोचने लगे थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक। इतना रक्तपात न महाभारत के युद्ध में हुआ था कुरुक्षेत्र में, न राम रावण के युद्ध में हुआ था।
तब उनके सगे फूफा तथागत महात्मा गौतम बुद्ध ने बाबूजी उन्हें सत्य और अहिंसा से परिचय कराया, आत्महत्या करने से रोका। तो मुझे लगा कि फूफा शांति का प्रतीक है, शांति स्थापित करवाता है, इसके ऊपर लोगों ने कलम क्यों नहीं चलाई। अब मैं आपको बताता हूँ, जोरदार तालियां बजाइए। और मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ फूफा होते हैं वहाँ वहाँ शांति हो जाती है, और जहाँ जहाँ फूफा नहीं होते हैं वहाँ सर्वनाश हो जाता है। और ये कार्यक्रम इतना अच्छा इसलिए चल रहा है कि जरूर इसमें एक आध फूफा होगा। सुना, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। मैं तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं, जहां जहां फूफा होते हैं वहां शांति हो जाती है, जहां फूफा नहीं होते हैं वहां सर्वनाश हो जाता है। मैं तर्क देता हूं, आप जैसे विद्वान सुधी लोगों के बीच में एक श्रेष्ठ हास्य की कविता आपको प्रस्तुत करता हूं। गंभीरता से विचार मत कीजिएगा, तर्क मेरे ठीक लगे तो तालियां बजा करके आशीष मुझे दे दीजिएगा, जिससे मैं पूरे देश में इस कविता को सुना सकूं। सुनिएगा। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, द्रौपदी का। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी नहीं होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। कुंती सगी बुआ थी, पांडु के मरने के बाद ये सब कुछ हुआ। समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी, और सीता हरण कभी नहीं होता। तालियों का घनत्व थोड़ा बढ़े। सीता हरण अभी नहीं, एडवांस में नहीं, सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सूर्पणखा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सूर्पणखा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। और ये रंगों का त्योहार न मनता। तालियों के घनत्व को और बढ़ाना सर, सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं। होली रंगों का त्योहार न मनता, रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। हिरणाकुश के जीजा होते। ये तीन तर्क मैंने मनमोहन जी 3 युगों से निकाले हैं। वर्तमान के कुछ तर्क आपको रखता हूं, ठाकों का परसेंटेज बढ़ाता हूं। इंदिरा जी राजीव न मरते, न पीएम मोदी होते। इंदिरा जी राजीव न मरते, न पीएम मोदी होते, सोनिया के नंदोई होते, राहुल गांधी के फूफा जी। सोनिया के नंदोई होते, सोनिया के नंदोई होते, राहुल गांधी के फूफा जी। और उत्तर प्रदेश की यात्रा करा देता हूं और ठाके को रोक के दिखाना। सोनिया के नंदोई होते, राहुल गांधी के फूफा जी। 2019 की बातें, लोकसभा का जो परिणाम आया, 2019 की बातें, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पतियद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। मायावती के पतियद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। और बुआ तो कुआरी बैठी है, बुआ तो कुआरी बैठी है, ये सारा देश जानता है। बुआ तो कुआरी बैठी है, ये सारा देश जानता है। बुआ केवल हां कर दे तो लाख मिलेंगे फूफा जी। बुआ केवल हां कर दे तो लाख मिलेंगे फूफा जी। और कई बार फूफा जी का चुनाव गलत हो जाए तब भी सर्वनाश होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। किसका सर्वनाश हो गया, इशारा करता हूं ठाका और तालियों का घनत्व आपका चाहता हूं। अडवाणी जसवंत सिंह की, तब से ही मिट्टी खराब है। मनमोहन सिंह जी आप अच्छी तरह से समझते होंगे। अडवाणी जसवंत सिंह की, तब से ही मिट्टी खराब है, जब से उनने समझ लिया था उस जिन्ना को फूफा जी। जब से उनने समझ लिया था उस जिन्ना को फूफा जी।
और आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। सबसे अधिक तालियां चाहता हूं अगर मैं सच्चाई कहने की कोशिश कर गया हूं अगली पंक्ति में तो। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। और ये तमाम बहनें अब तक बैठी हुई हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। हरियाणा इन दिनों बाबाओं का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। लेकिन बहनों, एक नसीहत देना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा में हूं। मैं किसी राम रहीम को दोष नहीं देता, मैं किसी आसाराम को दोष नहीं देता, मैं किसी रामपाल को दोष नहीं देता, मैं किसी चिन्मयानंद के विरोधी नहीं हूं। लेकिन सुनना मैंने, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है। उन महिलाओं की इज्जत, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही है फूफा जी। और मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ। मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ। सर सुनना, और इतनी तालियां देना मुझे कि मैं घमंड से और ज्यादा फूल जाऊं। मेरा सीना भले ही 56 इंच का ना हो, लेकिन मेरा पेट 56 इंच का हो जाए। सर सुनना, मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ, जो वादा किया था। मोदी जी से नम्र निवेदन। सबसे अधिक तालियां चाहता हूं अगली पंक्तियों, मेरे बात कहने के ढंग तक पहुंचना बस। तो मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। 2024 में तुमको और फिर चुन लेंगे फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटा सा एक निवेदन है। कविता मेरी अच्छी है तो छोटा सा एक निवेदन है। दोनों हाथ उठाए के अपने ताली ठोको फूफा जी।